अध्याय 91। युबिन हुआंग का स्वागत करने वालों में स्वाभाविक रूप से ली शानशान और राष्ट्रपति मो शामिल थे। हाय गुड इवनिंग। युबिन हुआंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने ली शानशान को देखकर मुस्कुराया और फिर चेन परिवार के बुजुर्गों का अभिवादन किया। जब दोनों पक्ष मिले तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। कौन किसे नीचा दिखाता है और कौन अपमानित होता है, इस तरह की कोई नाटकीय बहस नहीं हुई। दोनों परिवार सौहार्दपूर्ण ढंग से 9वीं मंजिल की ओर चल दिए। कुछ ही देर में 0903 का लिविंग रूम पूरी तरह से लोगों से भर गया। वहां मौजूद अधिकांश लोग बुजुर्ग थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। युवा लोग मुश्किल से ही कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग बस कोने में बैठे अपने फोन पकड़े हुए डेन पर स्क्रॉल कर रहे थे। जाहिर है, फोन की आवाज बहुत धीमी कर दी गई थी, वरना वहां मौजूद सभी लोग डेन से आने वाली उस मशहूर, लगभग बेदम कर देने वाली, दुख भरी हंसी को सुन लेते। फादर चेन के माता पिता ज्ञानवान बुद्धिजीवी थे, जिन्हें पिछली शताब्दी का समृद्ध अनुभव प्राप्त था। जब वे ओल्ड मास्टर वू और ग्रैंड माँ वू से मिले तो माहौल स्वाभाविक रूप से सौहार्दपूर्ण था और वे तुरंत बीते हुए सुनहरे दिनों को याद करने लगे। उस दौर के लोग आदर्शों और भावनाओं में बेहद करीब थे। जब भी वे मिलते वे हमेशा उन वर्षों के संघर्ष और कठिनाइयों को याद करते थे। अरे, अगर हम शादी की बात करें तो यह आज की तरह नहीं था, जहां आपको कार या घर की जरूरत होती है। केवल 4 बड़ी चीजें जुटाना ही काफी होता था, या गरीब परिवारों के लिए तो एक टॉर्च भी उस समय सगाई का बेहतरीन तोहफा माना जाता था। और आज की तरह 1-200 मेजों वाली शादी की दावतें भी नहीं होती थीं। अतीत की तुलना वर्तमान से नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे इस तरह की फिजूल खर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इतना अच्छा खाना, देखो, एक मेज पर परोसे गए व्यंजनों की कीमत कई हजार है, और आधे से ज्यादा खाना बच जाता है। दादाजी चेन ने सिर हिलाया। यह सच है। बूढ़े मास्टर वू ने उनकी बात से पूरी तरह सहमति जताई। आजकल के युवाओं में एक और बुरी आदत है, यहाँ तक कि जब वे मेज पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब भी वे अपने फोन से चिपके रहते हैं। अगर आप एक बार उन्हें बुलाते हैं तो वे केवल आपकी ओर देखते हैं, जवाब नहीं देते। आपको दोबारा बुलाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें एहसास होता है, अरे, खाना परोसा गया है, खाने का समय हो गया है। वे फोन पकड़े हुए ही खाना खाते हैं और टावरों पर हमला करने, गलियों को साफ करने, जंगल में घुसपैठ करने आदि के बारे में बातें करते रहते हैं। अगर आप उनकी आलोचना करते हैं तो वे बस यही कहते हैं कि आप समझते नहीं हैं। बोलते बोलते बूढ़े मास्टर वू ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठे 20 साल के एक युवक की ओर देखा, जिसके हाथ में फोन था। लेकिन मैं समझता हूँ, यह तो राजाओं का सम्मान है। मैं राजाओं का विजेता हूँ। लेकिन वह तो अभी विजेता भी नहीं बना है, और वह मुझे यह कहने की हिम्मत करता है कि मैं नहीं समझता। वह सचमुच लोगों को नीचा दिखा रहा है। फादर चेन, यह मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है। यह सुनकर उसके बगल में बैठा युवक, जिसने झिझकते हुए अपना फोन नीचे रख दिया था, तुरंत जोश से भर गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बूढ़े गुरु वू की ओर देखते हुए कहा, दादाजी, क्या आप सचमुच राजाओं के सम्मान के विजेता हैं? हमारे पुराने गुरु वो कभी नहीं कहते। खांसी खांसी, यह झूठ कैसे हो सकता है? जैसे ही वह बोल रहा था, दादी वू की तिरस्कारपूर्ण निगाहों के नीचे बूढ़े मास्टर वू ने नवीनतम फैशनेबल हुआवेई गेमिंग फोन निकाला, गेम इंटरफेस खोला और उसे सौंप दिया। स्क्रीन पर भव्य और प्रभावशाली ड्रैगन हेड अवतार और उसके नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले 141 को देखकर वह लड़का तुरंत बेहद उत्साहित हो गया। अपने बगल में बैठे चाचा के गंभीर चेहरे को अनदेखा करते हुए उसने इस बूढ़े मास्टर वू को बड़ी प्रशंसा से देखा। दादाजी, क्या मैं आपको गेम में दोस्त बना सकता हूँ? मेरा मतलब है, मेरा कौशल स्तर बुरा नहीं है। हालांकि मैं अभी डायमंड रैंक पर हूँ, लेकिन मैं पहले ग्लोरियस स्टार टियर 1 तक पहुँच चुका हूँ। दुर्भाग्य से मुझे हमेशा खराब टीममेट्स मिलते रहे, और मैं सबसे ताकतवर विजेता बनने से बस एक कदम दूर था। हे महान गुरु, कृपया मेरी मदद कीजिए। बैठक में बाकी बड़े बुजुर्ग हैरान दिख रहे थे, जबकि उनके बगल में बैठी दादी वो असहाय भाव लिए बैठी थीं। लीजिए, फिर वही बात। जी हाँ, हमारे बूढ़े मास्टर वो ऑनर ऑफ किंग्स समुदाय में काफी मशहूर हस्ती हैं। वे अक्सर गेम की लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। क्योंकि वे कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसलिए कई प्रशंसक मानते हैं कि वे बस एक चाचा हैं जो गेमिंग में बहुत माहिर हैं। क्योंकि ओल्ड मास्टर वू को त्रिराज्य काल से विशेष लगाव है, इसलिए ऑनर ऑफ किंग्स में त्रिराज्य काल के लगभग सभी नायकों को उन्होंने राष्ट्रीय सव स्तर तक खेला है। इनमें से उनका पसंदीदा नायक गुवान यू है, जिसे ओल्ड मास्टर वू ने अपना सिग्नेचर हीरो घोषित किया है। इसके बाद झाओ यून, लू बू, झू गिलियांग, झो यू, फिर झांग फी, शियाहो डुन, सनशांग शियांग इत्यादि आते हैं। रसोई में व्यस्त वू जियांगताओ ने अपने कान हल्के से फड़फड़ाए। बैठक कक्ष से आ रही हलचल सुनकर वह मन ही मन हंस पड़ा। उन्हें भी यह खेल बहुत पसंद है, और उन्होंने 9वीं कक्षा में इसे खेलना शुरू किया था। एक बार जब वे अपने दादा के घर गए और खेल रहे थे, तो बूढ़े उस्ताद वू को यह खेल काफी दिलचस्प लगा, इसलिए उन्होंने उन्हें सहज भाव से खेलना सिखा दिया।
इसके बाद बूढ़े उस्ताद वू, जो आमतौर पर हर दिन अपने गृहनगर में मुक्केबाजी का अभ्यास करते और टहलते थे, इस खेल के पूरी तरह आदी हो गए और बाद में यह लत उनके लिए अनियंत्रित हो गई। हालांकि ओल्ड मास्टर वू अपने गेमिंग समय को बहुत अच्छे से नियंत्रित करते थे। वे पूरी रात नहीं खेलते थे, बल्कि हर दिन बॉक्सिंग का अभ्यास करते थे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए टहलते थे और केवल खाली समय मिलने पर ही खेलते थे। बाद में जब वू जियांगताओ हाई स्कूल में था और अपने दादा के घर दोबारा गया, तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि बूढ़े मास्टर वू का रैंक सीधे निचले स्तर के विजेता कॉन्करर तक पहुंच गया था। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद उसने महसूस किया कि बूढ़े मास्टर वू हर 5 सदस्यीय टीम में रणनीतिकार थे। वह हेडफोन लगाकर रियल टाइम वॉइस चैट का इस्तेमाल करते हुए सहजता से निर्देश देते थे। वह स्पष्ट रूप से तय करते थे कि कब हमला करना है और कब टावरों पर आक्रमण करना है। इसके अलावा बूढ़े मास्टर वो घात लगाकर हमला करने और हमले करने में विशेष रूप से कुशल थे। हर टीम फाइट में जीत के बाद ओल्ड मास्टर वो गर्व से उसे निर्देश देते हुए कहते थे कि जंगल में विकास और आक्रमण करने की शुरुआती रणनीति थी, जब आर्थिक तंगी हो तो सामरिक घुसपैठ का इस्तेमाल करो, और जब खेल के अंतिम चरण में आर्थिक लाभ हो और वे अंतिम हमले के लिए एकजुट हो जाएं, तो रणनीति बन जाती थी, जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ तो उन्हें मेरे लिए उड़ा दो। बाद में वू जियांगताओ भी ओल्ड मास्टर वू की टीम में शामिल हो गए। हालांकि पढ़ाई के कारण वे ज्यादा नहीं खेलते थे, फिर भी ओल्ड मास्टर वू के साथ अक्सर डुओ क्यू खेलने के कारण उनकी रैंक बढ़कर कॉन्करर तक पहुंच गई। जब वह कॉलेज गया तो उसने ऑनर ऑफ किंग्स फोरम पर मेरे दादाजी गुवान युनचांग हैं शीर्षक से एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उसने अपने दादाजी का परिचय दिया और ओल्ड मास्टर वू के क्लासिक आक्रमण दृश्यों के कई छोटे वीडियो शामिल किए। एक में उसने एक ही झटके में 4 दुश्मनों को एक टावर में धकेल दिया, दूसरे में उसने धक्का, लिफ्ट और एक सटीक प्रहार का उपयोग करके दुश्मन के बैकलाइन मैच को पल भर में मार गिराया, और तीसरे में उसने पेंटाकिल के लिए युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी। इस पोस्ट ने फोरम पर तुरंत तहलका मचा दिया। कई खिलाड़ियों ने सामग्री पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या 70 साल से अधिक उम्र का ओल्ड मास्टर वू वास्तव में ऐसा कर सकता है। असंभव, बिल्कुल असंभव। लेकिन वू जियांगताओ ने बाद में उस पोस्ट का जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस नेटिजन्स के आश्चर्य या संदेह को खुशी से देखा और दिल खोलकर हंसे। दरअसल जब वू जियांगताओ छोटे थे, तब जब गुरु वू को पता चला कि उनकी मार्शल आर्ट की राह में कोई उम्मीद नहीं है, तो वे उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें डर था कि कहीं वे अवसादग्रस्त होकर ऑनलाइन गेम या मोबाइल गेम के आदी न हो जाएं, इसलिए उन्होंने युवा पीढ़ी की मानसिकता को समझने के लिए खुद गेम खेलना शुरू किया, ताकि वे उनसे बेहतर संवाद कर सकें और उन्हें गेम खेलने और पढ़ाई के बीच समय का सही प्रबंधन करने में मदद कर सकें। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यह गेम इतना मजेदार लगेगा और वे इससे काफी पैसा भी कमा लेंगे। आजकल ओल्ड मास्टर वू एक गेम स्ट्रीमर के रूप में एक ही प्रसारण से काफी अच्छी कमाई करते हैं, और उन्हें कई ऑनलाइन कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया है, जहां उनकी उपस्थिति फीस और भी अधिक है। उन्हें कई बार प्रसिद्ध क्लब टीमों द्वारा सामरिक प्रशिक्षक के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ओल्ड मास्टर वू के लाइव स्ट्रीम देखने वाले खिलाड़ी जानते हैं कि अगर उनके नेतृत्व में कोई भी गेम खेला जाता है, तो उसमें जीत लगभग तय होती है, बशर्ते उनके साथी खिलाड़ी कोई गलती न करें। समुदाय में उन्हें सम्मानपूर्वक रणनीतिक महान गुरु के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 92, क्या आप शादी करने जा रहे हैं? इसी बीच बैठक कक्ष में खेल के कई बड़े प्रशंसक युवा लोग ओल्ड मास्टर वू की गेम आईडी वसंत और शरद ऋतु के युद्ध के देवता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत श्रद्धापूर्वक झुक गए, यहां तक कि उन्होंने कहीं से हस्ताक्षर बोर्ड निकालकर उनके ऑटोग्राफ भी मांगे। इस दृश्य को देखकर चेन जून के दादा दादी बेहद खुश हो गए। दादा चेन ने ऊर्जा से भरपूर और युवाओं के साथ घुल मिल रहे बूढ़े मास्टर वू को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। यह बहुत अच्छी बात है कि आप मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग का अभ्यास करते हैं, आप में अभी भी बहुत जोश और उत्साह है। मुझे देखिए, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही काम करता हूँ, उसके बाद मेरी कमर जवाब दे देती है। मैं अक्सर देर तक काम करता हूँ। मेरे बाल देखिए, ये न सिर्फ झड़कर गंजेपन की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरी तरह सफेद भी हो गए हैं। आप मुझसे 20 साल छोटे दिखते हैं। हाहा, असल में सेहत का ख्याल रखना बहुत आसान है। आइए मैं आपकी नब्ज देख लेता हूँ। बूढ़े गुरु वू ने अपने ससुर की नब्ज जांची, उनके खान पान, नींद और मल त्याग के बारे में पूछा और फिर उनके लिए कुछ आहार संबंधी नुस्खे लिखे। इसके बाद वे विशेष रूप से उठकर उन्हें मालिश करने लगे और पिता चेन से कहा कि वे अपने फोन से मालिश की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लें ताकि वे बाद में अपने ससुर की मालिश कर सकें। अंत में उन्होंने विशेष रूप से 5 पशु खेलों के समान कुछ सरल व्यायाम तैयार किए और दादाजी चेन को घर लौटने पर अधिक घूमने फिरने की सलाह दी।
उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा कि यदि वे बताए गए निर्देशों का पालन करें, अधिक मालिश करवाएं, अधिक व्यायाम करें और आराम पर ध्यान दें, तो कम से कम घुटनों और पीठ दर्द जैसी समस्याएं तो दूर हो ही जाएंगी। ऐसे लाभ प्राप्त करने पर फादर चेन स्वाभाविक रूप से अत्यंत आभारी थे और उन्होंने बार बार धन्यवाद दिया, लेकिन ओल्ड मास्टर वो मुस्कुराए और कहा कि यह तो बस एक छोटा सा उपकार था और इसमें उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। पिछली बातचीत के दौरान पिता चेन को पता चला था कि ओल्ड मास्टर वो मार्शल दाओ के एक महान गुरु से भी श्रेष्ठ हस्ती थे। उनके पिता के लिए ऐसे गुरु द्वारा तैयार किए गए नुस्खे, मालिश तकनीक और स्वास्थ्य व्यायाम निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी होंगे। शरीर में ही सबसे बड़ी औषधि समाहित है। बातचीत के दौरान ओल्ड मास्टर वू ने गंभीरता से कहा, आजकल ज्यादातर लोग मामूली बीमारी या दर्द होने पर इंजेक्शन या एंटीबायोटिक्स लगवाने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन यह वास्तव में बहुत ही अनुचित है। हजारों वर्षों से हमारी हुआशिया संस्कृति में बीमारियों की रोकथाम और उपचार के कई प्रभावी तरीके मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य सर्दी जुकाम को हीलें, गले के सामने स्थित लियानिक्वान और तियांतु जैसे एक्यूपॉइंट्स को मोक्सिब्यूशन द्वारा गर्म करके और नसों को खोलकर उपचारित किया जा सकता है, जो वात शीत प्रकार की सर्दी जुकाम के उपचार में अत्यधिक प्रभावी है। यदि यह वात ऊष्मा प्रकार का है, तो वात ऊष्मा को दूर करने और खांसी के इलाज के लिए गले के पीछे स्थित दाजुई क्षेत्र पर मोक्सिब्यूशन किया जा सकता है। हम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के एक्यूपॉइंट्स का उपयोग करते हैं, साथ ही मोक्सिब्यूशन भी करते हैं। बुजुर्ग गुरु वू ने वहीं पर समझाना शुरू किया और अपने बगल में बैठे चेन परिवार के एक युवक का उदाहरण देते हुए एक्यूपॉइंट्स की ओर इशारा किया। सभी ने बड़े ध्यान से सुना और जानकारी को ध्यानपूर्वक याद कर लिया। मोक्सिब्यूशन की प्रभावकारिता केवल यहीं तक सीमित नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने सामने बैठे दादा चेन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आपने पहले बताया था, अगर आपको काम के कारण अक्सर पीठ दर्द होता है, तो आप दर्द वाली जगह पर सीधे मोक्सा लगा सकते हैं। बोलते हुए उन्होंने अपने बगल में बैठे युवक की पीठ के निचले हिस्से पर स्थित कई एक्यूपॉइंट्स की ओर इशारा किया। यहाँ शेंशु और याओयान गगुआन पर मोक्सा लगाया जा सकता है, क्योंकि पीठ दर्द होने पर आमतौर पर यही दर्द होता है। इस क्षेत्र के अलावा आप घुटने के पीछे वाले हिस्से पर भी मोक्सिब्यूशन कर सकते हैं। इसे वेइजोंग एक्यूपॉइंट कहते हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा कहती है, कमर के निचले और ऊपरी हिस्से के लिए वेइजोंग बिंदु का उपयोग करें। यदि किसी को अक्सर पीठ दर्द रहता है, तो पीठ दर्द से बचाव और उपचार के लिए इस क्षेत्र पर नियमित रूप से मालिश की जा सकती है। यह बात सुनकर युवाओं ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनसे थोड़े बड़े लोगों ने कुछ देर रुककर इस मुहावरे के अर्थ पर विचार किया। कमर के निचले और ऊपरी हिस्से के लिए वेइजोंग से परामर्श लें। वेई समिति का अर्थ है शिकायत। वेई का अर्थ झुकना या मुड़ना भी है, और झुका हुआ घुटना क्या दर्शाता है? यह समर्पण का प्रतीक है। एक्यूपॉइंट का नामकरण और इसका चमत्कारी चिकित्सीय प्रभाव न केवल चीनी चिकित्सा कला में प्राचीन पूर्वजों के अन्वेषणों और खोजों को उजागर करता है, बल्कि हुआशिया की हजारों वर्षों की सभ्यता की अनूठी मानवतावादी संस्कृति को भी समाहित करता है। घुटने का अस्थायी रूप से मुड़ना पीठ के भविष्य के स्वास्थ्य और स्फूर्ति के बदले में किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हान शिन ने किन राजवंश के अंत में किसी के पैरों के बीच रेंगने के अपमान को सहन किया था। एक सच्चा पुरुष जानता है कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है, जो हुआशिया पुरुषों के आचरण में एक महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता है। ओल्ड मास्टर वू द्वारा इस एक्यूपॉइंट की गहन सांस्कृतिक व्याख्या को सुनकर बैठक कक्ष में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटा सा एक्यूपॉइंट पूर्वज से इतना ज्ञान और दर्शन समाहित कर सकता है। सुखद और आरामदायक बातचीत के बीच समय का पता ही नहीं चला और शाम के 7:30 बज गए। जैसे ही फादर वू के शिष्य रसोई से तैयार भोजन एक एक करके बाहर लाए और मेज पर रखने लगे, आज का पूर्णिमा भोज आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। एक के बाद एक परोसे जा रहे व्यंजनों को देखकर हर कोई दंग रह गया। न केवल उनकी प्रस्तुति खूबसूरत थी, बल्कि हर व्यंजन बेहद खूबसूरती से बनाया गया था और उनसे उठती सुगंधित भाप बेहद ललचा रही थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। टेबल पर बैठे कई छोटे बच्चे लार टपका रहे थे और कुरकुरे बत्तख के टुकड़े को पकड़ने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे थे। दादा दादी ने तुरंत उन्हें रोका और पहले उनके कटोरे में कुछ हरी सब्जियां डाल दी। देखते ही देखते शरारती बच्चों ने मुंह बना लिया और अनिच्छा से चम्मचों का इस्तेमाल करते हुए बेढंगे तरीके से सब्जियां मुंह में डालने लगे। हैं, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही यह उनके मुंह में गया, हरी सब्जी, जिसके बारे में उन्होंने पहले की तरह बेस्वाद होने की उम्मीद की थी, उसका स्वाद बिल्कुल अलग था। नमकीन, मीठा, ताजगी भरा और कुरकुरा, चबाने पर एक अजीब सी कुरकुराहट के साथ। दादी, मुझे यह और चाहिए। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। ओह, वयस्क लोग इस दुर्लभ दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्नता से भर गए। 5 मसालों से बना कुरकुरा बत्तख, सुगंधित सॉस के साथ लॉबस्टर, मौसमी सब्जियों के साथ मशरूम, कॉर्डिसेप्स के फूलों से बना चिकन सूप। हर 10 मिनट में एक नया व्यंजन परोसा जा रहा था और भोज में मौजूद सभी लोग असामान्य रूप से शांत थे, खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।
बचपन से अनगिनत भोजों में शामिल होने के बावजूद बच्चों ने पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था। यहाँ तक कि वयस्क भी प्रभावित हुए। राष्ट्रपति मो, फादर चेन और अन्य लोगों ने इस स्तर का भोजन शायद ही कभी चखा था। हम बुरा नहीं है। अनुभवी और ज्ञानी बूढ़े मास्टर वू ने इस बार कुछ ज्यादा ही खा लिया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि वो शरारती झानेयों बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन लगता है वो विनम्रता दिखा रहा था। इस स्तर का कौशल कई मशहूर लजीज रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। मैंने भी पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। उनके बगल में बैठे दादा चेन भी आश्चर्यचकित दिखे। हाँ, यह सचमुच स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ ताओ में खाना बनाने की इतनी अद्भुत कला होगी। लगता है कम से कम अब शियाओ जून को खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल सही। इतने बेहतरीन शेफ के साथ रहने से भले ही शियाओ वो कभी कभार घर पर न हो, वह निश्चित रूप से खाना पकाने के कुछ हुनर सीख लेगी, इसलिए बच्ची भूखी नहीं रहेगी। दादी चेन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने भौहें चढ़ा लीं। ओह हाँ, मेरे बेटे ने मुझे पहले बताया था कि शियाओ जून और शियाओ ताओ ने अभी तक अपनी शादी को आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं कराया है। दादा चेन चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात सुनी। मैंने आज शियाओ ताओ को देखा और मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा है। वह एक अच्छे लड़के जैसा दिखता है जिसे घर परिवार संभालना आता है। अगर आप मुझसे पूछें तो हमें इसमें और देरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवा लेनी चाहिए। हाँ, दादी चेन को अपने छोटे पोते की प्रशंसा करते सुनकर बूढ़े मास्टर वू तुरंत खुशी से हंस पड़े। वहीं दादी वू ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सहमति जताई और अपनी स्वीकृति व्यक्त की। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा विचार है। आइए उन्हें कहें कि देरी न करें और जल्दी से अपनी शादी का पंजीकरण करवा लें। यह उन दोनों और बच्चे दोनों के लिए बेहतर है। बच्चे का पारिवारिक पंजीकरण अभी भी क्यू शहर में ही है। अध्याय 93, हार्दिक आतिथ्य सत्कार। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मावू अगले ही दिन क्यू शहर वापस गईं ताकि दोनों बच्चों के परिवार के पहचान पत्र पंजीकृत करा सकें और उनके चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकें। एफ सिटी में शिक्षा का माहौल काफी अच्छा है। विवाह प्रमाण पत्र मिलते ही आप एक परिवार बन जाएंगे और बच्चों का पारिवारिक पंजीकरण आसानी से यहीं स्थानांतरित हो जाएगा। बाद में किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेना सुविधाजनक होगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय शहर में ही स्थित है। यहाँ का शिक्षण वातावरण उत्कृष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वे उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे, तब राष्ट्रपति मो और फादर चेन ने एक दूसरे की ओर देखा। यह हमारे आने से पहले क्या हमने इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की थी? क्या आप दोनों बुजुर्गों के लिए इतनी आसानी से अपना मन बदलना वाकई ठीक है? मेज पर बूढ़े गुरु वू के बगल में बैठे माता वू और पिता वू मुस्कुराते हुए देख रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे इस घटनाक्रम से प्रसन्न थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादी वू को ही बात आगे बढ़ाने दिया। शाओ ताओ, शाओ जून, अब आपके क्या विचार हैं? दादी वू के कुछ कहने से पहले ही दादी चेन ने अपना सिर घुमाया और उनके बगल में बैठे युवक और युवती की ओर देखा। जब बड़े बुजुर्ग अपनी जिंदगी बदल देने वाली घटना पर चर्चा कर रहे थे, तो वे अनजाने में एक दूसरे को देखने लगे। वू जियांगताओ को यह ठीक लगा, लेकिन चेन जून थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलकने लगी और उसके मन में फिर से वही झिझक और नखरे दिखाने की भावना जाग उठी। मैं चेन जून एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाए और अनजाने में ही उसने अपना सिर घुमाकर वू जियांगताओ की ओर देखा। उन्हें थोड़ी असहजता भी महसूस हुई। आखिरकार उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे के व्यक्तित्व और पसंद को पूरी तरह से नहीं समझा था, इसलिए उसने सोच समझकर शब्दों का चयन किया और कहा, दादी, हमें साथ रहते हुए अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है, और शियाओ जून को शायद अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। उसका साधारण सा जवाब सुनकर चेन जून को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसके मन में अनायास ही वह पल याद आ गया जब उसने उसका पैर पकड़कर चूमा था, जिससे वह थोड़ी दुखी हो गई। मेरे अंदर आपके प्रति क्या गलत भावना है? ऐसा लगता है कि यही बात आपके मन में मेरे प्रति गलत है ना? उसने दादी की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, दादी, अभी तो मैं बस अपनी सेहत सुधारने और बच्चों की अच्छी देखभाल करने पर ध्यान देना चाहती हूँ। बाकी बातों के बारे में मैंने अभी इतना आगे सोचा ही नहीं है। क्या आपने अभी तक इतना आगे का नहीं सोचा है? यह सुनकर वू जियांगताओ को तुरंत थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उन्हें याद आया। जब राष्ट्रपति मो और ली शानशान ने उन्हें दूसरी बार पैर की मालिश करते हुए पकड़ा था, तब उनकी बेहद प्यारी प्रतिक्रिया थी और उनके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। वह बहुत संवेदनशील और शर्मिंदा होगी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसके पिछले जवाब ने, जिसमें किसी भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण का अभाव था, चेन जून के धड़कते दिल को तुरंत शांत कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसने न तो हार मानी और न ही कोई दृढ़ जवाब दिया। उसके जैसा सीमित रोमांटिक अनुभव वाला एक सीधा सादा आदमी इतनी रहस्यमय और सूक्ष्म भावनात्मक प्रतिक्रिया को कैसे महसूस कर सकता है? पास ही खड़ी माँ वू को अपने बेटे की चिंता सता रही थी और वह खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने आगे बढ़कर उसे चुटकी काट ली।
वू जियांगताओ। उस लड़के ने हैरानी से अपना सिर घुमाकर अपनी माँ की ओर देखा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ ने अचानक अपना फोन उठाया और टाइप करना शुरू कर दिया। डिंग डोंग, वीचैट पर एक संदेश प्राप्त हुआ। माँ, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हारा अपना रवैया कहाँ है? तुम क्या सोचते हो? स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपनाओ। ऐसे समय में तुम शियाओ जून की सोच की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम मुझे पागल कर रहे हो। शाश्वत जीवन। काला आदमी सवालिया चेहरा। माँ, छोड़ो इसे, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अब किस हालत में हो। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। सचमुच। वो जियांगताओ ने मेज पर रखे फोन पर तिरछी नजर डालना बंद कर दिया। उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठी लड़की की ओर देखा। वह धीरे धीरे कॉर्डिसेप्स फूल से बनी चिकन सूप पी रही थी। उनकी मेज पर परोसे गए व्यंजन बाकी व्यंजनों से थोड़े अलग थे, जिनमें कई हल्के, पौष्टिक और त्वचा को नमी देने वाले विकल्प शामिल थे। चेन जून के लिए इस समय तैलीय भोजन से बचना ही बेहतर था, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपना वजन कम करने और कमर के आसपास की चर्बी घटाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा, लड़की ने पिछले कुछ दिनों से योगाभ्यास करना शुरू कर दिया था। इसी के माध्यम से वू जियांगताओ को पता चला कि लड़की ने बचपन में पियानो, वायलिन, सेलो जैसी कई कलाओं का अध्ययन किया था, और वह चीनी गुझेंग और पीपा भी बजा सकती थी, लेकिन उसका पसंदीदा नृत्य था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उनकी कमर इतनी पतली नहीं थी। वह योग का अभ्यास करती थी क्योंकि अनुसंधान संस्थान में उसका काम इतना व्यस्त था कि उसे नृत्य के लिए बहुत कम समय मिलता था, इसलिए उसने योग को अपना लिया और अपनी शारीरिक बनावट को बनाए रखने के लिए वापस लौटने पर प्रतिदिन इसका अभ्यास करती थी। चेन जून को वू जियांगताओ की निगाहें महसूस हुई, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हम्फ, क्योंकि किसी ने अभी अभी जो कहा था। वह इस समय अपनी माना शक्ति को एकत्रित कर रही थी, अपनी अंतिम चाल चलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की प्रतीक्षा कर रही थी। सामने बैठी माँ वू ने यह सब देखा और मन ही मन असहाय महसूस किया। यह तो निश्चित है कि पुरुष उम्र की परवाह किए बिना आमतौर पर इतने असंवेदनशील होते हैं। जब लड़कियों की भावनाओं को समझने की बात आती है तो वे हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं। हालांकि यह महज एक छोटी सी बात थी। आखिरकार इससे यह भी साबित हो गया कि वू जियांगताओ शुद्ध हृदय का था, उसके मन में कोई गुप्त इरादे या जटिल योजनाएं नहीं थीं। जैसा कि कहावत है, लंबी राह घोड़े की ताकत की परीक्षा लेती है, समय इंसान के दिल को उजागर करता है। शुरुआती दौर की ये छोटी मोटी रुकावटें और ठोकरें उनके रिश्ते के पनपने के लिए जरूरी घर्षण का ही हिस्सा थीं। एक बार जब उनके रिश्ते में गर्माहट आ जाएगी, तो वे स्वाभाविक रूप से इतने धीमे नहीं रहेंगे। भविष्य में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब यह 4 सदस्यीय परिवार पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। आज रात, इस विशेष पूर्णिमा भोज में, सभी की भूख असाधारण रूप से अच्छी थी। मेज पर परोसी गई हर डिश एक बार खाने के बाद तुरंत साफ हो गई। हालांकि वू जियांगताओ ने जानबूझकर प्रत्येक मेज पर लोगों की संख्या का अधिक अनुमान लगाया था और अधिक मेहमानों के लिए भोजन पकाया था, फिर भी उपस्थित लोगों की भूख को रोका नहीं जा सका। यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े चाव से खा रहे थे, उनके मुंह तेल से चमक रहे थे। कहने की जरूरत नहीं है कि वयस्क ज्यादातर चुप थे, उनका ध्यान स्वादिष्ट भोजन पर केंद्रित था। कमरा नंबर 902 में, वू परिवार और चेन परिवार के युवा और चाचा पहले ही उंगली से अनुमान लगाने वाले खेल खेलने और जमकर शराब पीने में जुट गए थे। आज पूर्णिमा का भोज न केवल बच्चों के लिए था, बल्कि यह वो परिवार और चेन परिवार के बीच वैवाहिक गठबंधन का प्रतीक भी था। अपने सबसे कीमती पत्ता गोभी को विदा किए जाने पर चेन परिवार के कई बुजुर्गों के मन में दबी हुई भावना जागृत हुई और उन्होंने सबसे पहले वो परिवार को चुनौती दी। जल्द ही शराब पीने के खेल की चीखें और जयकारे गूंजने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि वह कमरा नंबर 903 तक भी पहुंच गई। चूंकि भोज एक साथ आयोजित किया जा रहा था, इसलिए कमरा नंबर 903 और 902 दोनों के दरवाजे खुले थे। वो परिवार की ओर से पिता वू ने शोर सुना और तुरंत एक शिष्य को बुलाकर पूछा कि क्या हो रहा है। शिष्य ने बताया कि चेन परिवार के चेन जून के चाचा ने ही सबसे पहले वू परिवार को चुनौती दी थी। पिता वू एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। उसने सोचा था कि यह वो परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल और परिवार के वरिष्ठों के बीच आंतरिक विवाद है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों के बीच संबंध अब थोड़े असहज हो गए थे। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन परिवार पहले चुनौती देगा। असल में, अगर यह पहला वाला होता, तो उतना ही काफी होता। लेकिन अगर यह बाद वाला होता, हा, फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हमें उन्हें अपने वो परिवार की गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी का अनुभव जरूर करवाना चाहिए। हमें उन्हें खुद होटल तक ले जाना चाहिए ताकि वे आराम कर सकें। अरे, रुकिए, ये तो हमारे ससुराल वाले हैं। बस उन्हें चलने में मदद करना ही काफी है। हमें ईमानदारी और स्नेह दिखाना चाहिए। और शराब की बात करें तो संयम ही कुंजी है। गर्मजोशीपूर्ण आतिथ्य सत्कार क्या है? यह बात है। अध्याय 94, नोक झोंक। गुरुजी, फिर हमें अपनी तरफ से व्यवस्था कैसे करनी चाहिए?
वू जियांगताओ के चौथे वरिष्ठ भाई ने पिता वू की ओर देखा, जिन्होंने केवल हल्के से सिर हिलाया। हम, वरिष्ठ भाई, दूसरी सबसे बड़ी बहन और सातवें कनिष्ठ भाई से कहो कि वे शराब न पिएं। किसी को तो गाड़ी चलानी ही होगी। चौथे वरिष्ठ भाई को आश्चर्य हुआ। नहीं, क्या वरिष्ठ भाई और सातवें कनिष्ठ भाई ही हमारे मार्शल आर्ट स्कूल में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले नहीं हैं? क्या वे ही अग्रिम पंक्ति में नहीं होंगे? बस, अब सबको बता दो। आखिरकार, वे सभी मार्शल आर्ट और कुंग फू का अभ्यास करते हैं, और वरिष्ठ भाइयों में सबसे निचला स्तर संपूर्णता विशेषज्ञ का होता है। मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक शराब पीने में सक्षम होते हैं। अगर हम सबसे अधिक शराब पीने वालों को भेज दें, तो क्या यह ईमानदार लोगों पर अत्याचार नहीं होगा? जल्द ही चौथे वरिष्ठ भाई को बात समझ आ गई। अब हमारी शादी हो रही है, इसलिए संयमित उत्साह बेहतर है। अगर अत्यधिक उत्साह लोगों को डरा दे तो क्या यह व्यर्थ नहीं होगा? हम, गुरुजी के अनुरोध को समझकर चौथे वरिष्ठ भाई ने तुरंत सभी वरिष्ठ भाइयों को यह संदेश दिया। आज, बस दूसरी तरफ वाले को इतना नशे में कर दो कि उसे चलने में मदद की जरूरत पड़े। आराम से करो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। जैसे ही यह कहा गया, 9:03 बजे वाली तरफ की दो मेजों पर बैठे मार्शल आर्ट स्कूल के वरिष्ठ भाई तुरंत उठ खड़े हुए। उनके इस हाव भाव ने उस तरफ बैठे चेन परिवार के सदस्यों को चौंका दिया। यह अगले ही पल, चेन परिवार के सदस्य खाली निगाहों से देखते रह गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये लंबे चौड़े, तगड़े आदमी बाहर निकले और 0902 वाली तरफ चले गए। फादर वो खड़े हुए और सबको खाने पीने के लिए कहते हुए बोले कि वे बस उंगलियों से अनुमान लगाने वाले खेल खेलेंगे और शराब पिएंगे। ओह, फादर चेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या वो चौथा छोटा भाई है? शायद उसके चचेरे भाई और कुछ और लोग भी। हम, घर पर ये सब शराब पीने और उंगली से अनुमान लगाने वाले खेल खेलने में माहिर हैं। सब ठीक होना चाहिए, है ना? हालांकि उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण अचानक उसके मन में एक अशुभ आशंका जाग उठी। खैर छोड़ो, जल्द ही भोज लगभग समाप्त हो गया। भव्य भोजन, मुख्य व्यंजन, लजीज पकवान और सब्जियों से सजी पांचों मेजें लगभग पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। आखिरी कुछ पकवानों में से बस थोड़ा सा ही बचा था, क्योंकि सभी का पेट भरा हुआ था। हम, सीनियर ब्रदर और सेकंड एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर, जो वू जियांगताओ के साथ प्लेट और कटलरी को ठीक कर रहे थे, ने शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखा हो, और वे प्रशंसा से विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। छोटे भाई, तुमने खाना बनाने का यह हुनर कहाँ से सीखा? मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब गुरुजी ने हमें पहले बताया था, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। आज तुमने जो खाना बनाया था, वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। बड़े भाई ने भी कहा। कॉलेज के अपने अंतिम वर्ष में मुझे अचानक रुचि उत्पन्न हुई, इसलिए मैं सीखने चला गया। वू जियांगताओ ने लापरवाही से कहा। खैर, शायद आज कोई खास दिन था, इसलिए उन्होंने खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही मेहनत की थी, सामान्य से थोड़ा ज्यादा। खाना इतना पसंद आना स्वाभाविक था। बाहर का काम निपटाने के बाद वू जियांगताओ बेडरूम में गए। कमरे में बच्चा जाग गया था और अपनी माँ के अनाज भंडार से खुशी खुशी दूध पी रहा था। अरे, बच्चा जाग गया। वह थोड़ी देर रुका, समय का अनुमान लगाया और सोचा, हम, अब समय आ गया है, उसे जल्द ही डायपर बदलने की जरूरत पड़ेगी। बच्चे की देखभाल के पहले मुश्किल महीने के बाद यह नया पिता धीरे धीरे सहज हो गया, और अब वह बच्चे के डायपर बदलने, खाना खिलाने और मल त्यागने की दिनचर्या को सटीक रूप से समझ सकता था। हम, चेन जून ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हैं। इस अपेक्षाकृत निजी कमरे में अकेली बैठी वू जियांगताओ ने तुरंत ही महसूस किया कि उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे साथ क्या गलत है? वह झट से झुककर चेन जून के बगल में बैठ गया। मैं ठीक हूँ। वास्तव में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरह से उसने ये कहा, वाकई एक क्लासिक जवाब था जिसे आज की लड़कियां आने वाली पीढ़ियों तक दोहरा सकती हैं। बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, मानो वो वू जियांगताओ को देखना ही नहीं चाहती थी। हालांकि वू जियांगताओ लड़कियों की सूक्ष्म भावनाओं को समझने में उतना माहिर नहीं था, लेकिन प्यार के मामले में वह बिल्कुल भी अनुभवहीन नहीं था। अगर वह सचमुच यह मान लेता कि चेन जून इस समय ठीक है, तो उसका दिमाग सचमुच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया होता। ओह, वह जल्दी से बेशर्मी से आगे झुका और धीरे से चेन जून के सुगंधित कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आखिर क्या हुआ? बताओ, क्या तुम्हें शरीर में कोई तकलीफ है, या किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चेन जून ने उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। असल में, उसे उतना गुस्सा नहीं आया था। उसे पहले ही समझ आ गया था कि इस लड़के का स्वभाव शायद हमेशा से थोड़ा रूखा और सीधा साधा रहा है, और वह रोमांस का माहिर नहीं है। अभी की स्थिति में उसकी भावनाओं को प्राथमिकता देना ही बहुत अच्छी बात थी। कम से कम, वह इस तरह से स्पष्टवादी और सच्चा था। हालांकि चेन जून ऐसा सोचती थी, फिर भी अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़े हुए बोलते समय उसने अपने लहजे में बदलाव कर लिया। तुमने ही मुझे नाराज किया है।
वो जियांगताओ पहले तो चौंक गया, लेकिन अपने सामने खड़ी लड़की के प्यारे से रूठे हुए चेहरे को देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल गया और उसने बिना सोचे समझे अपनी बाहें खोलकर उसे गले लगा लिया। हालांकि उसने अस्पताल में और घर लौटने के बाद भी, जब उसकी चलने फिरने की क्षमता सीमित थी, उसे इसी तरह गले लगाया था, लेकिन किसी कारणवश अब यह आलिंगन पहले से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। वह अचानक अवाक रह गई, अपना शरीर मरोड़ने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसने बच्चे को गोद में ले रखा था, इसलिए वह अपने हाथों या शरीर को जोर से हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। चेन जून का चेहरा लाल हो गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तुम क्या कर रही हो? मैं स्तनपान करा रही हूँ। तुम नाराज हो, है ना? क्या मुझे तुम्हें मनाना नहीं चाहिए? एक कोमल, सुगंधित बाहों में भरकर, वू जियांगताओ आत्मधर्मी भाव से लड़की के चिढ़े हुए लेकिन मनोरंजक भाव को देख रहा था और उसे स्नेह का अनुभव हो रहा था। चेन जून झुंझलाहट में हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे बहला रहे हो? दफा हो जाओ, तुम साफ तौर पर मेरा फायदा उठा रहे हो। नहीं, जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं नाराज नहीं हूं, इसलिए छोड़ दो। तुम बच्चे पर दबाव डाल रहे हो। बकवास। अगर मैं तुम्हें पीछे से गले लगा रही हूं तो मैं बच्चे पर दबाव कैसे डाल रही हूं? तो फिर छोड़ दो। चेन जून ने अनजाने में अपना सिर घुमाने की कोशिश की। मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें थामने दो। वो जियांगताओ मन ही मन अवाक रह गया और उसने तुरंत उसके सुगंधित कंधों को कसकर पकड़ लिया, उसे हिलने नहीं दिया। अचानक चेन जून के गालों पर हल्की सी लाली जंगल की आग की तरह फैलकर उसके कानों के पीछे तक पहुंच गई। हिलो मत, मुझे बस थोड़ी देर चुपचाप तुम्हें पकड़े रहने दो। वू जियांगताओ ने गहरी सांस ली और चेन जून ने भी दबे स्वर में राहत की सांस ली। अब हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही, उससे टेक लगाकर, थोड़ी झुंझलाहट महसूस कर रही थी, लेकिन ज्यादातर एक अजीब सी गुदगुदी से भरी हुई थी। जल्द ही उसकी गोद में बैठी मियाओ मियाओ ने दूध पीना खत्म कर दिया। बच्ची को गोद में लिए वह उठी। वू जियांगताओ भी उसे गोद में लिए हुए उठ खड़ा हुआ। वह मियाओ मियाओ को बच्ची के बिस्तर पर लिटाने के लिए झुकी। वू जियांगताओ भी उसे गोद में लिए हुए झुक गया। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? चेन जून अवाक रह गया। मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा, किसी ने बेशर्मी से जिद की। तुम्हारा चेहरा कहाँ है? तुम्हारा चेहरा कहाँ है? लड़की ने उससे पूछा। वू जियांगताओ उसे पकड़े हुए ही पलटकर बोला, यह क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? चेन जून को हंसी भी आए और गुस्सा भी आया, उसने पलटकर उसे धक्का देते हुए कहा, वू जियांगताओ, मैंने तुम्हारा असली रंग देख लिया है, तुम एक बेशर्म गुंडे हो। थप्पड़। वू जियांगताओ ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से उसे अपनी ओर खींचा और इस बार दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और गले मिल गए। पल भर में पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। छोटे से बिस्तर पर लेटे दोनों शिशुओं की धीमी सांसों के अलावा दोनों ने अपनी सांसें भी रोक लीं। इस समय चेन जून का दिमाग अजीब तरह से खाली था और उसका शरीर थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना छोटा सा सिर वू जियांगताओ की चौड़ी छाती में छिपा लिया, जबकि उसके हाथ उसके सामने फड़फड़ा रहे थे। उसने अभी अभी अनाज भंडार खोला था और जिपर अभी तक ऊपर नहीं खींचा गया था। पफ। वो जियांगताओ अपनी हंसी नहीं रोक सका। तुम अभी भी हंस रहे हो? चेन जून ने शर्माते हुए और उसे घूरते हुए कहा। अभी भी सुबह सुबह ही अपडेट आता है, आखिर इस किताब को पढ़ने वाले दोस्त तो इसके आदी ही हैं। बिक्री शुरू होने के बाद वीआईपी चैप्टर एक्टिवेट होने पर अपडेट का समय दोपहर में कर दिया जाएगा। एक और बेहद अहम बात यह है कि क्या यह किताब संजियांग तक पहुंच पाएगी। इस हफ्ते पता चल जाएगा। यह आखिरी मौका है दोस्तों, कृपया पढ़ते रहिए और मासिक टिकटों के लिए वोट कीजिए। देखते हैं कि क्या हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अध्याय 95। अध्याय 96। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया और यहाँ तक कि समय भी उसी क्षण रुक गया हो। वो जियांगताओ धीरे से आगे झुकी और चेन जून सहज रूप से पीछे हट गया। यह देखकर उसने तुरंत अपनी दिशा बदल ली और धीरे से अपना सिर उठाकर उसके माथे को हल्के से छुआ। तभी लड़की ने अपना सहज प्रतिरोध रोक दिया और उसे अपने माथे पर चुंबन करने की अनुमति दी। उस चुंबन के साथ ही चेन जून का चेहरा और भी गर्म हो गया, मानो उसके सिर से धुआं उठने वाला हो। उसका शरीर सुन्न पड़ गया और वह सोचने समझने की शक्ति खो बैठी। वो जियांगताओ ने सफलता पाकर तुरंत अपने होंठों को उसकी अनैच्छिक रूप से बंद आंखों और नाक पर हल्के से फेरा। जैसे ही वह उसके चेरी जैसे कोमल होंठों तक पहुंचने वाला था, एक क्लिक की आवाज के साथ बेडरूम का दरवाजा खुल गया। शाओ जून, प्रिय, किसी की जानी पहचानी कर्कश आवाज सुनाई दी, फिर रुक गई। उसके बाद एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो चेन जून तुरंत उछल पड़ी। इस बार उसकी गोद में बच्चा नहीं था, इसलिए उसने वू जियांगताओ की पकड़ से खुद को छुड़ाया, मुड़ी और धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए बाथरूम में घुस गई। कमरे में वू जियांगताओ ने उसे भागते हुए देखा। सहज ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां असहाय होकर हवा में टिटोलती रहीं।
ऐसा नहीं था कि वह लड़की को पकड़ नहीं सकता था, लेकिन जिस क्षण उसने उसे पकड़ा, चेन जून का प्रतिरोध इतना प्रबल था कि उसने अचेतन रूप से उसे छोड़ दिया। उनकी हालिया मुलाकात से ऐसा लग रहा था कि हालांकि लड़की का दिल उसके लिए धड़क रहा था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से दोस्तों से बढ़कर प्रेमियों से कम वाले चरण में थे। यह सच था कि उनके बीच प्यार पनपने लगा था, लेकिन उनका साथ बहुत कम समय का था। लड़की को लगा कि वह वू जियांगताओ को अच्छी तरह से नहीं जानती और अभी भी झिझक रही थी, अभी उस स्थिति में नहीं थी कि वह बिना किसी संकोच के खुद को उसके हवाले कर सके। अभी अगर उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया होता, तो वे शायद इस चरण को पार कर एक कदम और आगे बढ़ गए होते। दुर्भाग्यवश किसी के दखल के कारण अंतरंगता बढ़ाने की योजना बीच में ही रुक गई, और वू जियांगताओ पूरी तरह से निराश हो गया। इस समय वह सचमुच निराश था। वह खुद को रोक नहीं पाया और अचानक प्रकट होकर उसकी सारी अच्छी योजना को बिगाड़ देने वाली ली शानशान की ओर मुड़कर घूरने लगा। इसी बीच ली शानशान भी उतनी ही परेशान थी। वह पिछले कुछ दिनों से किसी के कठोर स्वभाव के बारे में अपनी सबसे अच्छी दोस्त से शिकायत करने के लिए उत्साह से आई थी, लेकिन अंदर आते ही उसने ऐसा दृश्य देखा। स्नेह के इस सार्वजनिक प्रदर्शन ने उसे चौंका दिया, मानो किसी चाकू ने उसके दिल को छलनी कर दिया हो। बेहद हताश होकर ली शानशान ने अपने सीने को ढक लिया और वू जियांगताओ को नमस्कार तक नहीं किया, वह तुरंत मुड़कर चली गई। और बेडरूम में, वू जियांगताओ, रुको, जाने से पहले क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? गलियारे से होते हुए बैठक कक्ष की ओर जाते समय ली शानशान ने देखा कि दोनों परिवारों के बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। कुछ बुजुर्गों को छोड़कर जो जल्दी चले गए थे, अधिकांश वहीं मौजूद थे। उपस्थित रिश्तेदार दो अलग अलग समूहों में बंटे हुए थे। बुजुर्ग लोग सुबह 9:02 बजे शराब पीने के खेल खेलने चले गए थे, जबकि 20 से 30 साल के युवा और किशोर सुबह 9:03 बजे इकट्ठा हो गए थे। हे भगवान, हमें बचा लो। चेन परिवार का वह युवक 3-4 अन्य युवकों के साथ बूढ़े गुरुवू के सामने इकट्ठा हो गया। गुरु से बात करते हुए उसने उनका परिचय अन्य लोगों से कराया। दादा वो ऑनर ऑफ किंग्स सकल में प्रसिद्ध वसंत और शरद ऋतु के युद्ध देवता हैं। अरे, हालांकि बाकी युवा दोस्त ऑनर ऑफ किंग्स के उतने दीवाने नहीं थे जितना यह लड़का था, फिर भी उन सभी को यह खेल काफी पसंद था और वे अक्सर पेशेवर मैचों और समुदाय से जुड़ी दिलचस्प खबरों पर नजर रखते थे। जाहिर है, वे सभी मशहूर स्प्रिंग एंड ऑटम गॉड ऑफ वॉर के बारे में जानते थे। देखते ही देखते युवा दोस्तों का वह समूह उत्साही प्रशंसकों में बदल गया। 5 लोगों की कतार बनाकर ओल्ड मास्टर को घेर लिया और सीधे रैंक वाली लड़ाइयों में कूद पड़े। एक तरफ बूढ़े मास्टर चेन और दादी चेन दोनों के चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे, लेकिन मन ही मन उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। युवाओं के साथ एक ही शौक साझा करना और उनके साथ घुल मिल जाना उनके बस की बात नहीं थी। अरे, उसके सामने उसके बारे में इस तरह बात मत करो। वह उस तरह का इंसान है जो थोड़ी सी प्रोत्साहन से ही उत्साहित हो जाता है और 1 इंच मिलने पर भी बहुत कुछ सह लेता है। दादी वो एक तरफ अपने ससुराल वालों से बातें कर रही थीं और उन्होंने उसके पुराने राज खोल दिए। उन्होंने बताया कि कई बार दूसरों द्वारा ट्रोल किए जाने पर वह इतना गुस्सा हो जाता था कि खाना भी नहीं खा पाता था। बाद में उसने तो खास तौर पर विरोधी को गेम फ्रेंड बना लिया और उसे रैंक वाले मुकाबले के लिए चुनौती भी दी, और उसे तभी तसल्ली मिली जब उसने उसे वापस ट्रोल कर दिया। वह सच में एक बचकाना इंसान था। पिता वो, माता वो और पिता चेन, जो वहां मौजूद थे, ने मजे से सुना। युवकों के आने से यहाँ की पहले की शांत बातचीत अचानक बहुत जीवंत हो उठी। सौभाग्य से अपार्टमेंट में ध्वनिरोधक व्यवस्था अच्छी थी, अन्यथा उनकी चीखें, मैं हमला करने आ रहा हूँ, लड़ो मत, पहले सुरक्षित रूप से खेती करो, अब मेरी बात मानो, झाड़ियों से घात लगाओ, बेडरूम में सो रहे दोनों बच्चों को जरूर परेशान कर देती। अगर बच्चे परेशान होते तो दादी वो जरूर बूढ़े मालिक से झगड़ती और उन्हें सीधे 9:02 बजे कहीं और खेलने के लिए बाहर निकाल देती, और वे बच्चों की तरह हंगामा मचाते। ये कैसा व्यवहार था? हंसी खुशी से भरे जीवंत बैठक कक्ष से गुजरते हुए ली शानशान का छोटा सा चेहरा थोड़ा उदास था। एक अकेला कुत्ता अनजाने में इस मीठे आश्रय में आ गया था, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसे अचानक मिले इस मीठे हमले का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। इस क्षण लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुत्ता नहीं बनना चाहती, मैं सचमुच अब कुत्ता नहीं बनना चाहती। आहा हा हा हा। वह झुके हुए कंधों के साथ 0903 से बाहर निकली। तभी अचानक उसके सामने एक परिचित लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि युवेन हुआंग था। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। उस लड़की को देखकर वह कुछ असमंजस में पड़ गया। क्या वे थोड़ी देर पहले बातें और हंसी नहीं कर रहे थे? उसका चेहरा गुलाबी और जीवंत था, तो अब वह इतनी उदास क्यों लग रही थी? मैं ली शानशान हिचकिचाई। उसका मन तो चेंजून, अपने कुत्ते जैसे सबसे अच्छे दोस्त के बारे में शिकायत करने का कर रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने शायद उनके बीच की अच्छी दोस्ती बिगाड़ दी है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ नीचे टहलने चल सकते हो? जरूर। युवेन हुआंग ने सिर हिलाया और साथ ही उस लड़की को कुछ हैरानी से देखा।
जब भी वह उससे मिला था, वह हमेशा हंसमुख थी और ऐसा लगता था कि उससे बात करना आसान है, लेकिन उसके करीब आना मुश्किल है। आज उसे क्या हो गया है? क्या उसे वीचैट पर कोई संदेश मिला था जिसमें उसके पूर्व प्रेमी की शादी की खबर थी? उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि बाद में उसे उसे अच्छी तरह से दिलासा देना होगा। दूसरी ओर, बाथरूम में चेन जून पूरे आकार के दर्पण के सामने खड़ी थी, अपना चेहरा ढके हुए, अपने सिर से उठते हुए सफेद धुएं के गुबार को देख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें एक निर्मल झरना बह रहा हो। उसका चेहरा चेरी के फूलों की तरह लाल हो रहा था, उसकी आंखें वसंत की बहार से भरी हुई थीं। यह दृश्य सचमुच वसंत ऋतु के पहाड़ों की सुंदरता को बड़ी शर्माते हुए छुपा रहा था। हाँ, हाँ, लेकिन क्या उसने अभी तक मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही थी? क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं? आज अचानक उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? बाथरूम में खड़ी चेन जून के विचार कुछ पल के लिए अस्त व्यस्त हो गए। खुशी के साथ साथ उसे थोड़ी बेचैनी और चिंता भी महसूस हो रही थी। अध्याय 97। स्पष्टवादी और मनमोहक। वर्तमान उथल पुथल की तुलना में पहले वे दोनों शांत और सरल थे, धीरे धीरे एक तरह की मौन समझ विकसित कर रहे थे और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इस तरह का जीवन और भावनात्मक स्थिति ही वह थी जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित थी और जिसे वह पसंद करती थी। अगर उनकी भावनाओं का वर्णन किया जाए तो वे धीमी गति से विकसित होने वाली और शांतिपूर्ण भावनाएं होंगी। इस अचानक तीव्र उतार चढ़ाव से उन्हें जो मिठास महसूस हुई, उसके अलावा उन्हें बहुत घबराहट, बेचैनी और लाचारी भी महसूस हुई। उनका स्वभाव, जो हमेशा से अपेक्षाकृत शांत, सौम्य, गंभीर और व्यवहारिक रहा था, इस प्रतिक्रिया का कारण भी था। नॉक, नॉक, नॉक। बाथरूम के दरवाजे से वू जियांगताओ के दस्तक देने की आवाज आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर दरवाजे के बाहर से वू जियांगताओ की गहरी, मोहक आवाज सुनाई दी। ओह, शाओ जून, क्या तुम अभी मैंने जो किया उससे नाराज हो? मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम ठीक हो? हम। बाथरूम के अंदर से लड़की की धीमी आवाज में जवाब आया। यह स्पष्ट जवाब सुनकर वू जियांगताओ को समझ नहीं आया कि लड़की के साथ क्या मामला है। क्या वह सिर्फ शर्म से लाल हो गई थी, या फिर उसके हालिया कामों से नाराज थी? तब उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी चेन जून ने बाथरूम से उसे पुकारा, जियांगताओ। मैं यहाँ हूँ। मैं ठीक हूँ, बस। क्या आप मुझे थोड़ी देर कमरे में अकेले रहने देंगे? आप थोड़ी देर में वापस आ जाए। मुझे अभी आपसे थोड़ा डर लग रहा है। उसका डर? वो जियांगताओ, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? ओह, यह अवसर क्षणभंगुर था। इस बारे में सोचने के बाद उसे चेन जून की स्थिति समझ में आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां वह मना तो नहीं कर सकती थी लेकिन अभी तक पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ अंदाजा तो था, लेकिन वह इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सका। अगर वह एक प्लेबॉय होता तो वह तुरंत और स्पष्ट रूप से चेन जून की मानसिकता का आकलन कर लेता, फिर इस बाधा को दूर करने और लड़की का दिल आसानी से जीतने के लिए एक रणनीति अपनाता, एक सामान्य लेकिन बेहद प्रभावी तरीके का लापरवाही से उपयोग करता। हालांकि इससे भविष्य के लिए कुछ छिपे हुए खतरे पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के विशेषज्ञ इस बात से भलीभांति अवगत थे और आने वाले दिनों में धीरे धीरे उनका समाधान कर लेंगे। लेकिन दरवाजे के बाहर स्पष्टवादी और मनमोहक वू जियांगताओ ने वास्तव में उनकी बातों को दिल पर ले लिया, ईमानदारी से मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। साथ ही वू जियांगताओ इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अभी बाथरूम में चेन जून दरवाजे से टिककर खड़ा था। उसका एक कान पूरी तरह से लाल था और वह बाहर की हलचल को सुन रहा था, और उसने बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। पेंग वेंग। दरवाजे के बंद होने की हल्की सी कंपन उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी और लड़की आखिरकार शांत हो गई और उसने गर्म हवा की एक लंबी आह भरी। अंततः वह चला गया। बेहद असमंजस में पड़ी वह डरी हुई थी कि कहीं कोई अचानक वापस ना आ जाए, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ देर और उस छोटे से बाथरूम में ही रहने का फैसला किया। बाहर कोई हलचल न होने की पुष्टि करने के बाद तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अगले ही पल चेन जून का छोटा सा सिर धीरे धीरे सावधानी से बाहर झांका। इस स्थिति में अगर वू जियांगताओ वहां मौजूद होती और अपनी हंसी नहीं रोक पाती तो उसे सिर्फ शर्म और झुंझलाहट महसूस होती। लेकिन अगर ली शानशान वहां मौजूद होती तो यह कल्पना करना संभव है कि वह लड़की वहीं पर फूट फूट कर हंसती, फिर बेरहमी से उसका मजाक उड़ाती, और वह निश्चित रूप से बार बार यही कामना करती कि काश वह वहीं मर जाती। कितनी अफसोस की बात है कि वू जियांगताओ अपनी पत्नी के इस बेहद मनमोहक दृश्य को नहीं देख पाए, क्योंकि कोई और आ गया। लड़की के सिर के बाहर निकलते ही लगभग तुरंत ही बेडरूम का दरवाजा खुल गया। क्या यह वही था? चेन जून की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह पीछे हटने वाली थी, उसने देखा कि अंदर आने वाली व्यक्ति वास्तव में उसकी अपनी मां थी, जो उसे हैरानी भरे भाव से देख रही थी। माँ और बेटी एक दूसरे को खाली निगाहों से देखती रहीं। आप क्या कर रहे हो? हैं? तब चेन जून को एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान मुद्रा थोड़ी
प्यारी सी थी। उसने झटपट बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, तुरंत ही सामान्य होते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी सी आवाज सुनाई दी। शोर? कैसा शोर? तुरंत ही राष्ट्रपति मो ने अपनी गर्दन लंबी की और अपनी बेटी की पिछली हरकत की नकल करते हुए अपना सिर एक तरफ बाहर निकाला। क्या मैं इस बड़ी बच्ची से पूछ सकती हूँ कि उसकी उम्र कितनी है? माँ चेन जून को तुरंत शर्मिंदगी और झुंझलाहट महसूस हुई। इस क्षण राष्ट्रपति मो को आखिरकार अपनी बेटी के चेहरे के भाव समझ में आए, जो असामान्य थे। उफ, ये भौहें, ये भाव, आखिर चल क्या रहा था? डॉट 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 इस खुशनुमा शाम में दोनों प्यारे बच्चों के लिए पूर्णिमा का भोज आखिरकार समाप्त हो गया। वो परिवार और चेन परिवार के रिश्तेदार एक एक करके जाने लगे। ओह, जाहिर है कुछ लोग बड़े ही खास अंदाज में विदा हुए। मेरी मदद मत करो, मैं अभी भी पी सकता हूँ। 5 किंग्स 666। तुम हार गए, पी लो। ठीक है, ठीक है, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। वो परिवार मार्शल आर्ट स्कूल के 7वें वरिष्ठ भाई ने चेन परिवार के चौथे चाचा का साथ दिया, जबकि अन्य वरिष्ठ भाइयों ने बाकियों का साथ दिया। चेन परिवार के ये सभी चाचा और बड़े बुजुर्ग शर्म से लाल हो गए थे, बेतुकी बातें कर रहे थे, एक पल किसी को उंगली से अंदाजा लगाने का खेल खेलने के लिए चुनौती देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और अगले ही पल किसी और के साथ पीना चाहते थे। सौभाग्य से वो परिवार मार्शल आर्ट स्कूल के वरिष्ठ भाइयों ने आज खुद पर अच्छा नियंत्रण रखा। उन्होंने उन्हें तब तक नहीं पीने दिया जब तक कि उन्हें उल्टी न हो जाए, बल्कि तब तक पीने दिया जब तक कि उन्हें चलने के लिए दीवार का सहारा न लेना पड़े। सीनियर ब्रदर्स के लिए यह एक मामूली घटना थी। पिता चेन यह दृश्य देखकर पूरी तरह अवाक रह गए। उन्हें याद आया कि चौथे चाचा ने कुछ देर पहले अपनी शराब पीने की क्षमता के बारे में शेखी बघारी थी, यहाँ तक कि दावा किया था कि उन्होंने एक बार किसी मार्शल आर्टिस्ट को शराब पिलाकर हरा दिया था, और कहा था कि अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट एक आम आदमी से दोगुना अच्छा होता है, तो उनकी शराब पीने की क्षमता तो उससे भी दोगुनी होगी। हाँ, वह अद्भुत था। तो फिर आज उसने वो फैमिली मार्शल आर्ट स्कूल के इन सभी सीनियर ब्रदर्स को शराब पिलाकर क्यों नहीं हरा दिया? चेन परिवार के ऊर्जावान युवकों ने ओल्ड मास्टर वू के साथ कई दौर के खेल खेले। बड़ों के बुलावे पर ही उन्होंने अनिच्छा से खेल छोड़ा और अपने फोन रख दिए। दादाजी वो, जब आप खेल में वापस आ जाएं, तो आइए फिर से साथ में रैंकिंग देखें। ओह माँ, मुझे जल्दी मत करो, मैं बस दादा वो को खेल में दोस्त के रूप में जोड़ रहा हूँ। इन युवा खिलाड़ियों को रैंकिंग मैचों के दौरान गुरु की रणनीति और कौशल ने बेहद प्रभावित किया, वे सभी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। यह देखकर चेन परिवार के सदस्य भी अवाक रह गए। यह ओल्ड मास्टर वू सचमुच अद्वितीय थे। हालांकि चेन परिवार ने राष्ट्रपति मो से यह सुना था कि वो परिवार साधारण नहीं था, विशेषकर वू झानयोंग और ओल्ड मास्टर वू, जिनका दक्षिण पूर्वी चीन के मार्शल दाव हलकों में काफी उच्च स्थान था। वे कई वर्षों से एकांतवास में थे। इसके अलावा चीन द्वारा घरेलू सुरक्षा में सुधार के लिए किए जा रहे जोरदार प्रयासों के कारण अतीत के तथाकथित जियांगहू एक धुंधली स्मृति बनकर रह गए थे। हाल के वर्षों में ही पिता और पुत्र धीरे धीरे गुमनाम हो गए थे। आजकल मार्शल आर्ट का सफलतापूर्वक अभ्यास करने वाले और वो परिवार मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ने वाले अधिकांश शिष्य सैन्य और पुलिस प्रणालियों में कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए, फादर वू के 5वें शिष्य युवेन हुआंग क्यू शहर के सुरक्षा ब्यूरो में टाइगर और बैटल टीम के कप्तान हैं। उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। बाकी लोगों की बात करें तो युवेन हुआंग जैसे कुछ लोगों को छोड़कर, जो सुरक्षा व्यवस्था में काम करते हैं, राष्ट्रपति मो को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। अपने अंगरक्षक के चेहरे पर रहस्यमयी भाव देखकर राष्ट्रपति मो को आश्चर्य हुआ। शाओ ये के चेहरे के भाव देखकर वह तुरंत समझ गई कि वो परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल के अन्य शिष्यों की पहचान शायद और भी असाधारण थी। अध्याय 98। रात गहरी होती गई और अंततः यहाँ भोज का समापन हुआ। वो और चेन परिवारों के बुजुर्ग वू जियांगताओ और चेन जून के साथ जूनियर द्वारा व्यवस्थित कारों में सवार होकर विश्वविद्यालय शहर के पास स्थित होटल की ओर चल दिए। माता वो आज रात 9:03 बजे होटल में नहीं रुकी, बल्कि पिता वो और अन्य बुजुर्ग मेहमानों के साथ होटल चली गईं। जहां तक अध्यक्ष मो और फादर चेन की बात है, वे 9:02 बजे लौट आए। हालांकि आज रात यहां एक रात्रिभोज का आयोजन किया गया था, लेकिन वो फैमिली मार्शल आर्ट स्कूल के वरिष्ठ भाइयों ने भोज के बाद तुरंत और कुशलता से पूरे स्थान को साफ सुथरा कर दिया। राष्ट्रपति मो एक साधारण सोफे पर बैठ गईं और बासी ऊर्जा से भरी एक लंबी आह भरी। पिता चेन उनके पास आए और उनके कंधों की मालिश करने लगे। तुम तो बहुत थक गए होगे। हालांकि आज पूर्णिमा का भोज देखने में खुशी का अवसर था, फिर भी मो वानहे को एक खालीपन का एहसास हो रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हमने शादी का पंजीकरण नहीं कराया, हमने शादी की रस्मियां भोज नहीं किया। हम सीधे बच्चे के पूर्णिमा भोज में शामिल हो गए। भले ही आज मम्मी, पापा और मेरे मामा ने कुछ नहीं कहा, फिर भी मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। उनके शब्दों में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। यह सब मेरी गलती है। मैंने ही सब गड़बड़ की है। बूढ़े चेन, मुझे इसका बहुत अफसोस है। अगर मुझे पहले से पता होता कि पिछले कुछ सालों में ऐसा होगा, तो मैं
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फादर चेन ने तुरंत उसे दिलासा दिया। क्या यह अच्छा नहीं है कि अब हालात ऐसे ही हैं? कम से कम मेरे माता पिता दोनों को शियाओ वो बहुत पसंद है, और मैंने पिछले कुछ दिनों में यह देखा है। वह एक अच्छा लड़का है, अपने लिए जीवन बनाने में सक्षम है, और निश्चित रूप से हमारे बचपन से कहीं बेहतर है। वह हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सकता है। मुझे बस बहुत बुरा लग रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वह अपनी बेटी को उपदेश दे रही थी, लेकिन अब अपने पति से बात करने के लिए बैठते ही आमतौर पर मजबूत दिखने वाली राष्ट्रपति मोह ने आखिरकार अपना मुखौटा उतार दिया और अपना एक कमजोर पक्ष प्रकट किया। मैं जानता हूं, मुझे पता है। चेंचू ने अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाया, जिसकी आंखें लाल होने लगी थीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम खुशकिस्मत हैं कि शियाओ जून की पसंद इतनी अच्छी है और उसने इतना प्यारा लड़का चुना। मुझे पता है। राष्ट्रपति मोह ने धीरे से नाक पोंछी। लेकिन लोग तो बदलते ही रहते हैं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि क्या शियाओ वो हमेशा शियाओ जून के साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगी। पिता चेन कुछ पल के लिए अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक उन्हें सांत्वना दी। कोई बात नहीं। बच्चों और पोते पोतियों का अपना भाग्य होता है। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं होती और न ही हमारे नियंत्रण में होती हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटी भविष्य में अपने काम और जीवन से जुड़ी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से संभाल पाएगी। आपको भी उस पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अचानक राष्ट्रपति मोह ने अपने पति के सामने थोड़ा सा सिर झुकाया और झांकने का इशारा किया। लेकिन जब मैं अभी अपनी बेटी को देखने गई, तो मैंने देखा कि वह अब भी ऐसे भोले भाले हाव भाव दिखा रही है। वह 2 बच्चों की माँ है, फिर भी उसका व्यवहार इतना बचकाना है। मुझे अब उसके इस तरह व्यवहार करने पर बहुत चिंता हो रही है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी झांकने की हरकत ने फादर चेन के लिए एक लंबे समय से दबी हुई याद को तुरंत खोल दिया था। 20 साल, नहीं, 30 साल से भी ज्यादा पहले, जब उसने उसे पहली बार देखा था, तो वह तेजस्वी, युवा लड़की ने बड़ी सावधानी से पर्दे के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला था। उसकी काली, करीने से बनी चोटियां, उसके सुंदर, गेहूं जैसे रंग के गाल और वे बड़ी, चमकीली, गहरी आंखें झिझकती हुई देख रही थीं। यह दृश्य, यह भाव, ये विशेषताएं, ये सब उस समय की लड़की से पूरी तरह मेल खाती प्रतीत होती थीं। जवानी का ढलना शायद एक नियम है, लेकिन सुंदरता समय और स्थान से परे हो सकती है, क्षण भर के लिए, और साथ ही शाश्वत रूप से। इसी बीच राष्ट्रपति मोह अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए अचानक कुछ गड़बड़ महसूस करने लगी। वह रुक गईं और अपने पति को उलझन भरी निगाहों से देखने लगी, उन्हें धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए देखने लगी, उनकी निगाहें जो लगातार तीव्र होती जा रही थीं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और दिल जोर से धड़कने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? वूश। शक्तिशाली और दबंग पिता चेन ने उसे कमर से उठाकर अंदर ले गए। अरे चेंचू, तुम क्या कर रहे हो? हम बूढ़े शादीशुदा जोड़े हैं। मुझे नीचे उतारो। नहीं। क्लिक। धड़ाम। दरवाजा खुला, दरवाजा बंद हुआ। दूसरी तरफ 0903 के मुख्य शयन कक्ष में डॉडर और मियाओ मियाओ ने दूध पीना समाप्त कर लिया था, उनके डायपर बदल दिए गए थे और वे पालने में गहरी नींद में सो रहे थे। और बिस्तर पर चेन जून, जो आज चेकअप के लिए बाहर गई थी और शाम को रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जुलने में बिताया था, काफी थकी हुई थी। वह करवट लेकर लेटी हुई थी और गहरी नींद में सो गई थी। रात गहरी होती जा रही थी। सोफे पर लेटे वू जियांगताओ अचानक करवट बदलकर धीरे से उठ बैठे। खिड़की से चांदनी कमरे में आ रही थी, जिससे उन्हें पर्याप्त रोशनी मिल रही थी। वू जियांगताओ ने चप्पल पहनी और पहले बाथरूम गए। जब वे बाहर आए, तो उनका ध्यान बिस्तर पर सो रही लड़की की ओर गया। उनके विचार बदल गए और वे सोफे पर वापस नहीं लौटे, बल्कि थोड़ा मुड़कर बिस्तर की ओर बढ़े। कमरे में हल्की चांदनी का फायदा उठाते हुए वू जियांगताओ बैठ गए और चुपचाप उसके शांत, सौम्य चेहरे को निहारने लगे। उनकी आंखों के सामने जो कुछ प्रकट हुआ, क्या उस शाम पहले चेन जून की हर भौहें चढ़ाना और मुस्कुराना उसी की ओर निर्देशित था? हाँ, वो रूठा हुआ, नाराजगी भरा चेहरा, भले ही उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी, फिर भी सच्ची मुस्कान से कहीं बेहतर था। जब भी वू जियांगताओ को इसकी याद आती, उसके होंठों के कोने अपने आप हल्के से मुरझाते। उसने सोचा भी नहीं था कि वो लड़की, जो शुरुआत में शांत और सौम्य लग रही थी, साथ में ज्यादा समय बिताने के बाद धीरे धीरे अपनी मासूमियत, मनमोहक भोलापन और जीवंतता दिखाएगी। ये वाकई बेहद प्यारा और दिल को छू लेने वाला था। उसे देखते हुए वू जियांगताओ खुद को रोक नहीं पाया और झुककर हल्के से उसके माथे पर थपथपाया। यह लड़की उसके 2 बच्चों की मां थी और संभवतः वह जीवन भर उसके साथ रहेगी। यह सोचकर उसका दिल भावनाओं से भर गया। मुझे नहीं पता कि मैं बस तुम्हारी खूबसूरत सूरत देखकर मोहित हो गया हूं, या यह किसी तरह का बनावटी प्यार है। मुझे बस एक बात का यकीन है, और वह यह है कि तुम्हारे साथ इस तरह रहने और तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करने में मुझे सचमुच खुशी है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी।
बिस्तर पर लेटी लड़की ने उसे बिल्कुल नहीं सुना। वह गहरी नींद में सो रही थी, उसकी सांसें कोमल और लंबी थीं। वू जियांगताओ को इसकी उम्मीद थी। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते, वह सांसों के प्रति बहुत संवेदनशील था और आसानी से बता सकता था कि वह सो रही है या नहीं। लड़की के सोने का नाटक करने जैसा कोई नाटकीय दृश्य नहीं था। सब कुछ स्वाभाविक था। शुभ रात्रि। वह धीरे से फिर नीचे झुका और लड़की के माथे पर हल्के से थपथपाया। तभी वू जियांगताओ उठा, सोफे पर वापस बैठा, कंबल को अपने पेट पर ओढ़ लिया, आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नींद में डूब गया। लेकिन वू जियांगताओ को यह नहीं पता था कि उसके सो जाने के बाद बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही लड़की ने अचानक हाथ बढ़ाकर धक्का देने का इशारा किया और सपने में बुदबुदाई, नहीं, मत करो। वो नींद में उसका चेहरा लाल हो रहा था, उसके कान जल रहे थे, हालांकि उसे पता नहीं था कि वह क्या सपना देख रही है। और न ही उसे पता था कि उसके सपने में कोई किस तरह का शरारती व्यवहार कर रहा है। अध्याय 99। इस रात को थामे रहना। ऐसी ही एक रात में, यहाँ किसी ने उस वर्ष और उस दिन के उन जोशीले, उग्र दिनों को फिर से याद किया, जबकि किसी अन्य ने सपने में दिल दहला देने वाले अनुभव का सामना किया। 0903 के मुख्य शयन कक्ष में एक बच्चे की तीखी चीख सुनाई दी, जिसने किसी को उसके सपने से जगा दिया। चेन जून अभी उठी ही थी। अपनी छोटी बहन को उठाने के लिए झुकते ही उसने अनजाने में अपने गालों को ढक लिया। उफ, वे बहुत गर्म थे। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी न हो तो वे शायद सोचेंगे कि उसे बुखार है। हालांकि वह जानती थी कि यह एक सपना था, और सिर्फ एक सपना। फिर भी वह वू जियांगताओ की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई, जो बच्चे के पालने के दूसरी तरफ अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे जैसे वह देखती गई, उसकी सुंदर कोमल भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। हम्फ। उसकी छोटी बहन के इतने शोर मचाने से भी वह नहीं जागा, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ा। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। अपनी छोटी बहन को पकड़े हुए उसका शरीर धीरे धीरे हिलता हुआ इंच इंच करके बिस्तर के किनारे की ओर बढ़ता गया, और फिर उसने अपना पैर उठाया। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वू जियांगताओ, जिन्होंने आज 5 बड़ी मेजों का खाना पकाया था, भी थके हारे गहरी नींद में सो रहे थे। वे भी सपना देख रहे थे, सपना कि वे मार्शल आर्ट के अखाड़े में किसी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उसका प्रतिद्वंदी बेहद ताकतवर था, उसका हर मुक्का और लात शक्तिशाली और भयंकर था, साथ ही चालाकी भरा और क्रूर भी। हालांकि वह प्रतिद्वंदी की चालों को साफ तौर पर समझ सकता था, फिर भी उसका शरीर अजीब तरह से कमजोर महसूस कर रहा था, मानो हमेशा एक कदम धीमा चल रहा हो, जिससे वह बुरी तरह संघर्ष कर रहा था और धीरे धीरे पीछे हट रहा था। धिक्कार है। सपने में वह अपने प्रतिद्वंदी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे भड़क उठा और उसने प्रतिद्वंदी का चेहरा देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी करने की पूरी कोशिश की। जवाबी हमला, जवाबी हमला। कोने में धकेल दिए गए वू जियांगताओ ने आखिरकार दहाड़ लगाए और आगे बढ़े। अगले ही पल, विरोधी का चेहरा आखिरकार नजर आ गया। नाजुक, सुस्पष्ट बाहें, निर्मल जलप्रपात जैसी चमकदार आंखें और भरी हुई निचली पलकें। एकांत घाटी में खिले ऑर्किड के फूल की तरह बेहद परिचित आंखों और बाहों का एक जोड़ा सीधे उसकी ओर घूर रहा था। गुस्से से घूरते हुए सपने में वू जियांगताओ इस दृश्य को देखकर इतना चौंक गया कि उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। धड़ाम, उसे जोरदार लात पड़ी। उसका पूरा शरीर रिंग से उछलकर बाहर गिर गया। जब वह फुर्ती से पलटा और हवा में ही जमीन पर उतरा, तो यह देखकर वह दंग रह गया कि उसके पीछे की पूरी रिंग भी पलट गई थी, और रिंग के नीचे का इलाका बिल्कुल खाली था। वह 10,000 फीट गहरा एक अथाह गड्ढा था। सपने में वू जियांगताओ का दिल जकड़ गया, फिर भी वह कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा। धड़ाम, यह आदमी सिर के बल जमीन पर जोर से गिर पड़ा। वह जागा, नाक पकड़े हुए बैठ गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके शरीर का बाकी हिस्सा ठीक था, लेकिन उसकी नाक, जो सीधे जमीन पर लगी थी, दर्द से तड़प रही थी। दर्द की एक लहर सीधे उसके माथे तक पहुंच गई, जिससे वू जियांगताओ का चेहरा बिगड़ गया। आउच। शियाओ जून, तुम क्यों उठ गए हो? चेन जून डॉडर को गोद में लिए उसे दूध पिला रही थी, और जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी के भाव थे। सच कहूं तो, जब वो लात पड़ी, तो वू जियांगताओ का अचानक पलट जाना देखकर वो सचमुच चौंक गई। उस पल, वो लड़की सच में मार खाने के लिए तैयार थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वू जियांगताओ आधी नींद में और आधे जागते हुए अचानक पलट जाएगा और पलटवार करने की तैयारी में लगेगा, लेकिन आखिरी पल में, उसने अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिससे उसका पैर उस पर पड़ गया। जैसे ही लेटने वाली कुर्सी हिली, वह आदमी, कुर्सी समेत, सीधे मुंह के बल फर्श पर गिर गया। मैं चेन जून की निगाहें चारों ओर दौड़ गईं। आखिरकार, वू जियांगताओ के सहयोग से, वह लात बिल्कुल सही जगह लगी थी। कुछ नहीं, बच्ची जाग गई थी, इसलिए मैं उसे दूध पिलाने के लिए उठ गई। ओह, वू जियांगताओ ने अपनी नाक रगड़ी, नींद से अभी भी सुस्त और गिरने से अचंभित होकर बुदबुदाया, यह अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे लात मारी हो।
उस लड़की को तुरंत अपराध बोध महसूस हुआ। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वू जियांगताओ जल्दी ही होश में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे लात लगी थी, हालांकि लात उतनी जोर से नहीं लगी थी। असल वजह यह थी कि जब वह उठा तो वह आराम कुर्सी के बिल्कुल किनारे पर था। उस लात से उसका संतुलन क्षण भर के लिए बिगड़ गया और कुर्सियां एक तरफ पलट गईं। साथ ही बेहोशी की हालत में होने के कारण वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। इसीलिए माँ वू ने कहा था कि इस बच्चे के लिए व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण का समय तय करना जरूरी है। अगर उसने व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण लिया होता तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देता, पलटवार करता या वार से बच जाता। बेशक वर्तमान स्थिति को देखते हुए जवाबी हमला करना असंभव था, वह अपने जीवनकाल में कभी भी जवाबी हमला नहीं करेगा। कुछ देर सोचने के बाद सबूत निर्णायक साबित हुए। कमरे में सिर्फ वह और चेन जून ही थे, इसलिए जिसने उसे लात मारी थी उसे हथकड़ी पहनाई जा सकती थी। छी, वह क्या सोच रहा था? वू जियांगताओ ने लड़की को अवाक होकर देखा और सीधे सीधे वह सवाल पूछा जो उसकी आत्मा को भेद गया, क्या तुमने मुझे लात मारी? इसके तुरंत बाद उसने देखा कि चेन जून अपना छोटा सा सिर लगातार इधर उधर हिला रही थी, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, और वह अपने जीवन में पहली बार झूठ बोल रही थी। नहीं, मुझे नहीं पता, यह मैं नहीं थी। वो जियांगताओ उसे घूरती रही, झूठ बोलते हुए और अपना सिर हिलाते हुए, स्पष्ट रूप से दोषी महसूस करते हुए भी यह लड़की इतनी प्यारी क्यों लग रही थी। क्या आपने मुझे फोन करने की कोशिश की लेकिन मुझे जगा नहीं पाए? यह सुनकर चेन जून ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन वू जियांगताओ की हल्की मुस्कान देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से फिर से सिर हिलाया। नहीं, मैंने तुम्हें लात नहीं मारी। वह लगातार बेशर्मी से व्यवहार करती रही। कोई बात नहीं, अगर भविष्य में तुम मुझे जगा ना पाओ तो बस मुझे लात मार देना। वू जियांगताओ मुस्कुराई, पास झुकी, डॉडर को जो खाना खाकर गहरी नींद में सो गई थी अपनी बाहों से उठाया और उसे वापस पालने में रख दिया। उसने झटपट अपनी छाती ढक ली और जिप वापस ऊपर खींचने के लिए पीछे मुड़ गई। आज से पहले चेन जून, जिसे इसकी आदत हो चुकी थी, बिना किसी खास प्रतिक्रिया के स्वाभाविक रूप से ऐसा ही व्यवहार करता। लेकिन आज रात कुछ बाधाओं को पार करने के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अवर्णनीय हो गया था। इससे उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। हाँ, चलो भी, हम तो लगभग एक बूढ़े शादीशुदा जोड़े की तरह हैं। तुम क्यों शर्मा रहे हो? उसकी प्रतिक्रिया देखकर वू जियांगताओ को अपार खुशी हुई और वह उसे चिढ़ाने के लिए उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया। कौन बूढ़ी पत्नी है? आप में से कौन बूढ़ा विवाहित जोड़ा है? यह सुनकर चेन जून की खूबसूरत आंखें और भौहें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं, और वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने हाथ बढ़ाकर उसे चुटकी काटने का नाटक किया। बूढ़ा नहीं, बूढ़ा नहीं। हमारा शियाओ जून अभी जवान है, मुश्किल से 16 साल का। दफा हो जाओ। चेन शियाओ जून इस बात से बेहद गुस्से में थी कि उसने उसे बूढ़ा कहने की हिम्मत कैसे की, और वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना पैर उठाकर उसे फिर से लात मार दी। एक और लात खाने के बाद वू जियांगताओ ने जानबूझकर लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। मेरी पुरानी कमर टूट गई, टूट गई। चेन जून ने आंखें घुमाईं और उस लड़के को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह मुड़ी और अपने बड़े भाई मियाओ मियाओ को, जो नींद में था, अपनी बाहों में उठा लिया। जल्द ही बड़ा भाई मियाओ मियाओ भी पेट भर खा चुका था और चेन जून ने उसे वापस पालने में लिटा दिया, जहां वह बहुत मीठी नींद सो रहा था। उन्हें खाना खिलाने के बाद वह मुड़ी और देखा कि कोई अभी भी बिस्तर पर करवटें बदल रहा है। उठना! चेन जून ने उस लड़के को डांटने वाले लहजे में पुकारा। वू जियांगताओ ने उस जगह को पकड़ लिया जहां उसे अभी अभी लात मारी गई थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और वह कराहते हुए बोला, मैं हिल नहीं सकता। तीसरे स्तर की गंभीर चोट। मुझे इलाज करवाना होगा। उसका गुस्सा शांत हो गया और वह हंसने लगी। उसने हाथ उठाया और तुरंत एक थप्पड़ मार दिया। चलो चलो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इलाज, इलाज, इलाज शब्द का हर बार जिक्र होते ही जोरदार थप्पड़ पड़ता था। वो जियांगताओ ने कुछ बार चीख मारी और फिर हिलना डुलना बंद कर दिया, मानो बेहोश हो गया हो। उसी समय बिस्तर के पास चप्पलें करीने से रखी हुई थीं और कंबल उसके शरीर पर पूरी तरह से लिपटा हुआ था। इस परिस्थिति में चेन जून को वू जियांगताओ के इरादों का कैसे पता नहीं चल सकता था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। नीचे उतरो, कोई बेहोश हो गया था। वू जियांगताओ, बदमाश, बिस्तर से उठो, मुझे सोना है। कोई व्यक्ति मरने का नाटक करता रहा। चेन जून हताशा में हंस पड़ा, बिस्तर पर चढ़ गया, कंबल उठाया और उसे फिर से लात मारी। अगर वो अभी उसे और कुर्सी को लात मार कर गिरा सकती, तो इस नाटकबाज, बेशर्म गुंडे को बिस्तर से भी नीचे गिरा सकती थी। लेकिन वू जियांगताओ के लिए उस नन्ही सी लड़की का खुद उसके दरवाजे पर आ जाना इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक चौंकी हुई चीख के बीच उसने खुशी से उसके कोमल, नर्म पैर को थाम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब तक चेन जून को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक वह एक गर्म, मजबूत और शक्तिशाली आलिंगन में समा चुकी थी। अगले ही पल एक जानी पहचानी सांस और स्पर्श उसके माथे पर पड़ा।
नींद। उनकी सम्मोहक भारी आवाज के साथ गर्म सांसें भी सुनाई दे रही थीं। चेन जून पहले तो दंग रह गई, फिर उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसके कान जलने लगे। इस रात उसे कसकर थामे रखना है। अध्याय 100। कितना दुखद। बहुत सवेरे पर्दों के बीच से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे पूरा कमरा रोशन हो गया। अचानक एक छोटी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की के बाहर आकर बैठ गई। उसने अपना सिर झुकाया, मानो शीशे पर कुछ देख रही हो, फिर तुरंत खिड़की पर चोंच मारी और फिर से चोंच मारी। खटाक खटाक खटाक। खिड़की के शीशे से आती हल्की सी आवाज ने आखिरकार बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को जगा दिया। चेन जून नींद से जाग उठी, सहज ही अंगड़ाई लेने की इच्छा हुई, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर किसी चीज से कसकर पकड़ी हुई है। सिसकते हुए उसने अनजाने में उस गर्म, मजबूत आलिंगन से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर तुरंत आधी रात को किसी के बेशर्म व्यवहार की याद आ गई, जिससे उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। मजाक करना बंद करो। वो जियांग ताओ अभी तक जागा नहीं था। उसने कुछ बुदबुदाते हुए जवाब दिया और अनजाने में ही अपनी बाहों में मौजूद गर्म, मुलायम जेब को और कसकर पकड़ लिया। चेन जून का चेहरा लाल हो गया था और दिल जोर से धड़क रहा था। वह साफ तौर पर कुछ महसूस कर रही थी। उसने किसी के हाथों से लिपटी अपनी बाहों को छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। धीरे धीरे वह किसी तरह उसके आलिंगन से मुक्त हुई, फिर बिस्तर पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपने लाल चेहरे को हवा देने लगी। किसी के आलिंगन से निकलना वाकई आसान नहीं था, इसमें उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी कि चेन जून को पसीना आ गया। अपना सिर घुमाते हुए उसने उस आदमी को गुस्से से घूरा और खुद को रोक नहीं पाए और अपना पैर उठाकर उसे फिर से लात मार दी। उसे सोते हुए ही इस आदमी को मारना पड़ा। खैर, क्योंकि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, उसकी त्वचा मोटी और खुरदरी थी, इसलिए वह मुक्का झेल सकता था, और वैसे भी उनके बीच एक कंबल था। धड़ाम। चेन जून जम गया। 1 मिनट रुकिए, उस लात से ऐसा क्यों लगा जैसे वह किसी खास चीज पर लगी हो। लगभग उसी समय बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे वू जियांगताओ ने अचानक अपना सिर उठाया, आंखें चौड़ी कर लीं और चीखने लगा। उसने अपने हाथों को नीचे की ओर जकड़ लिया और पके हुए झींगे की तरह सिकुड़ गया। चेन जून। हालांकि उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे अपने लात की तीव्रता का भी एहसास हुआ। वह जल्दी से उसके करीब झुकी और बोली, ओह जियांगताओ, क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या तुमने क्या किया? किसी ने आक्रोश और दुख भरी नजरों से उस पर आरोप लगाया। छी, ये सब तुम्हारी गलती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम अपने पति की हत्या करने की कोशिश कर रही हो? यह बहुत दर्दनाक है। जैसे ही वो जियांगताओ को थोड़ा होश आया, वह झट से उठकर दूसरी तरफ मुड़ गया। उसे तुरंत स्थिति का जायजा लेना होगा। देखते हुए उसने धीरे से बुदबुदाया, अगर मेरी इतनी सी भी प्रतिक्रिया न होती, तो दुखी तो तुम होते। तुम मुंह क्यों फेर रहे हो? मुझे देखने दो। चेन जून, जो करीब झुक गई थी, अपनी बात पूरी करने से पहले ही अचानक अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं। उस क्षण वे दोनों आंखें फाड़कर किसी छोटी सी चीज को घूरने लगे। वो जियांगताओ ने अचरज से ऊपर देखा, तो पाया कि लाल चेहरे वाला चेन जून झटपट घूमकर बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि जब से मैं उठा हूं, शुरू से अंत तक तुम ही मेरे साथ सब कुछ कर रहे हो। उल्टा नहीं, है ना? आपकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही हो गई, है ना? बाथरूम के अंदर चेन जून ने अपनी आंखें ढक लीं, वह अंदर ही अंदर काफी निराश महसूस कर रही थी। चेन जून, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। यह पहली बार नहीं है जब तुमने इसे देखा है। सब ठीक है, सब ठीक है। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। सांस लो, सांस छोड़ो। धीरे धीरे उसका मूड शांत हो गया। उसने अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट उठाया और हाथ धोने लगी। तभी दरवाजे के बाहर से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। एक पल रुको, मैं अभी तैयार नहीं हुई हूं। अब शांत हो चुके चेन जून ने संयम से जवाब दिया। नहीं, मैं असल में आपको पहले ही बताना चाहती थी, यह दूसरी बार है जब आपने मुझे पूरी तरह से देखा है, और पिछली बार तो आपने इसे छुआ भी नहीं था। आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। भाड़ में जाओ, उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। हा 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 हा। बाहर कपड़े बदलने के बाद वो जियांगताओ शरारती मुस्कान लिए कमरे से बाहर निकला और नाश्ता बनाने चला गया। बाथरूम में लड़की फिर से शर्मा गई। उसने गुस्से से अपना टूथब्रश और कप नीचे रख दिया और फेशियल क्लींजर का इस्तेमाल करने लगी। यह खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया है। गर्भावस्था से पहले चेहरा धोने के बाद वह आमतौर पर टोनर, लोशन और सनस्क्रीन लगाती थी, लेकिन चूंकि वह अभी भी स्तनपान करा रही थी, इसलिए निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। चूंकि बच्ची अभी भी स्तनपान कर रही थी, इसलिए वह गर्भावस्था से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन उत्पादों में मौजूद कुछ तत्व उसके शरीर में प्रवेश कर सकते थे और बाद में स्तन के दूध पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते थे।
उसने अपनी गर्भावस्था के दौरान इन मामलों पर गहन शोध किया था, उन्हें ध्यानपूर्वक याद किया था और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया था। नहाने के बाद चेन जून मुड़ी और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली थी, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और सावधानी से अपना सिर बाहर झांका। इसी बीच राष्ट्रपति मो, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी, बच्चे के पालने तक पहुंची ही थी। इससे पहले कि उन्हें बच्चे पर नजर डालने का मौका मिलता, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ठीक उसी तरह दरवाजा खोल रही है जैसे कल खोला था। इस क्षण माँ और बेटी दोनों एक साथ शर्म से लाल हो गईं। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं? चेन जून शर्म से लाल हो रही थी क्योंकि उसे अपनी माँ द्वारा इस तरह पकड़े जाने पर असहज महसूस हो रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने कल उसकी आलोचना की थी। जहां तक राष्ट्रपति मो के शर्माने की वजह का सवाल है, क्या पिताजी जाग गए हैं? उनसे कहिए कि वे बाद में हमारे साथ नाश्ता करने के लिए यहाँ आ जाएं। अगर उसने ऐसा न कहा होता तो सब ठीक होता, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, राष्ट्रपति मो का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। माँ, चेन जून ने अपनी माँ को असमंजस भरी नजरों से देखा। क्या वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी? उसके चेहरे की रंगत देखकर साफ पता चलता है कि उसने मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसका चेहरा गुलाबी, कोमल और दमकता हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह बीमार है। आपके पापा कल रात थोड़ा देर से सोए थे, इसलिए वो अभी भी सो रहे हैं। हम उन्हें बाद में फोन कर लेंगे, कोई बात नहीं। राष्ट्रपति मो ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, फिर पालने में लेटे दो प्यारे बच्चों की ओर देखा। डॉडर और मियाओ मियाओ कल रात कितनी बार जागे? क्या उनका रात में जागना सामान्य है? 2 बार, अब तो ये काफी नियमित हो गया है। राष्ट्रपति मो ने सिर हिलाया। बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए रात में जागना अगले 10 दिन या आधे महीने तक जारी रह सकता है। एक बार जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो वे बिना जागे और रोए धोए पूरी रात सोएंगे। ठीक है। चेन जून ने कपड़े बदले और अपनी माँ के साथ बैठक में आई। वो जियांगताओ ने सोया दूध तैयार कर लिया था और फ्रिज के फ्रीजर वाले हिस्से में पहले से लपेट कर रखे हुए चिकन सूप के पकौड़े और ब्राउन शुगर से बने स्टीम्ड बंस निकाल लिए थे। माँ वो जो मुर्गी और बत्तख का सूप लाई थी, वह कुछ ज्यादा ही था। अगर वो भी पी लें, तो भी वे उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए वू जियांगताओ ने सूप को पकौड़ियों में लपेटकर सूप से भरे बन बना दिए। फ्रीजर में रखने पर ये कम से कम 4-5 दिन तक ठीक रहेंगे। क्योंकि वह पेस्ट्री बना रहा था, इसलिए उसने चेन जून के खाने के लिए उपयुक्त अन्य प्रकार की पेस्ट्री भी बनाई। वहाँ ब्राउन शुगर से बने स्टीम्ड बंस भी थे, जो इस समय उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। मम्मी, कृपया नाश्ता कर लीजिए, मैं पापा को फोन करने जाती हूँ। चेन जून ने बाहर जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। प्रेसिडेंट मो के चेहरे पर लाली छा गई और वह झट से उठ खड़ी हुई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। रुको, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं जाकर उन्हें बुला लेती हूँ। चेन जून को लगा कि उसकी माँ आज अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, मैं उसे बुला लाती हूँ। तुम बस बैठो और नाश्ता करो। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मजेदार लगी हो, तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।